Good morning, all the students. How are you? I hope that you, each and every student, must be fit and fine. Dear students, before just going ahead, I would like to share one share that is of Allama Iqbal. दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है. It has the simple meaning that is कि the words coming out from the depth of your heart must have power of flight, although having no visible wings. Dear student, that is why there must be discipline in life. It is said that discipline makes a nation great. Dear student, let us come to the point. Today I am going to highlight our one point, that is modified object have been described by me. Modified objects have been described by me, but today I will highlight over the point that is rest. मतलब बच्चे, आज हम इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सब्जेक्ट और वर्ब, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट, इन सारे पॉइंट्स पर बात कर चुका हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ और मैं ये गुमान रखता हूँ कि आप सारे बच्चे समझ गए हो और उसको रिवीजन कर लिए हो. एक वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देख करके मुकम्मल कर चुके होंगे. तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट, they all are parts of sentences. That is why the topic's name is essentials of sentence. That means what? Essential parts of sentences. तो उसी में बच्चे जिस तरह से सब्जेक्ट सेंटेंस का एक भाग है, वर्ब एक सेंटेंस का भाग है, ऑब्जेक्ट सेंटेंस का भाग है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट सेंटेंस का पार्ट यानी भाग है. इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार रेस्ट भी सेंटेंस का भाग है यानी पार्ट है. तो हम कैसे जानेंगे किसी सेंटेंस में कि ये रेस्ट है? तो इसके बच्चे कुछ उसूल हैं, इस उसूल को समझना बड़ी ज़रूरी है. इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप इसको नहीं समझते हो तो आप पैसिव वॉइस गलत कर देंगे और फिर और दीगर बहुत सारी ग्रामेटिकल आइटम्स है किसको कहाँ रखना चाहिए, आप गलती कर जाएंगे. तो इसीलिए मैं इसको समझा रहा हूँ कायदे से. आप कायदे से सारे बच्चे एकदम बिल्कुल ध्यानपूर्वक विथ फुल कंसंट्रेशन समझने की कोशिश करो. देखो बच्चे, रेस्ट क्या होता है? सबसे पहले जो पॉइंट है, 2-4 तरीके से रेस्ट को पहचाना जाता है, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो 2-4 उसूलों के बिना पर और बुनियाद पर. तो सबसे पहला ये आज हम लोगों को बात करना है कि रेस्ट क्या होता है, किसे कहते हैं, या फिर सेंटेंस में सेंटेंस का कोई पार्ट रेस्ट है तो हम कैसे पहचानेंगे? हाउ शेल आई आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज दैट द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज वेदर रेस्ट और अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस. तो इस पर कायदे से समझोगे. सिंपल याद रखना, सबसे पहला जो उसूल है कि ऑल द TDW. क्या होता है TDW? इसको समझेंगे बच्चे कि TDW का मतलब होता है टाइम डिनोटिंग वर्ड्स या टर्म्स. TDW का मतलब क्या हुआ? टाइम डिनोटिंग वर्ड्स या टर्म्स, यानी हिंदी में इसको कहेंगे समय सूचक शब्द या टर्म. तो याद रखना बच्चे, उधर देखने से पहले मेरी बात को सिर्फ ध्यान से सुनो कि जितना भी वर्ड है किसी सेंटेंस, किसी पूरे दुनिया के अंदर में या फिर सेंटेंस में इस्तेमाल होने के बाद, तो ऐसा वर्ड जिससे समय का पता चले, ऐसा वर्ड जिससे समय का पता चले, ऐसा टर्म जिससे समय का पता चले, ऐसा वर्ड या टर्म जिससे समय का पता चले. ठीक है? तो याद रखना कि सभी टाइम डिनोटिंग वर्ड्स, सभी यानी समय सूचक शब्द, सारा का सारा पूरे डिक्शनरी में जितना भी वर्ड है, अगर उससे समय का पता चल रहा है यानी समय सूचक, समय को बताने वाला शब्द या टर्म, उसी को क्या कहे, उसको क्या कहेंगे? रेस्ट कहेंगे. यानी अंग्रेजी में मैं लिखा हूँ कि ऑल द TDWs मतलब ऑल द टाइम डिनोटिंग वर्ड्स या टर्म्स आर सपोज टू बी रेस्ट. उसको रेस्ट कहा जाएगा. यानी कोई भी शब्द जिससे, या कोई भी टर्म या कोई भी शब्द जिससे समय का पता चलता है, तो बच्चे हमेशा याद रखना कि वो रेस्ट माना जाता है अंग्रेजी ग्रामर में. जैसे एग्जाम्पल में आज, इससे समय का पता चल रहा है. कल
समय का पता चल रहा है, परसों समय का पता चल रहा है, 1 घंटा बाद समय का पता चल रहा है, 2 घंटे पहले समय का पता चल रहा है, यानी वक्त का पता चल रहा है, संडे को समय का पता चल रहा है, जून में समय का पता चल रहा है, 1947 को समय का, एटसेट्रा, बहुत सारे इस तरह के हो सकते हैं। तो सिंपली याद रखेंगे आप सारे बच्चे कि जिस ऐसा टर्म या ऐसा शब्द जिससे समय का पता चलता है तो उसको क्या, रेस्ट माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर होगा बच्चों, देखो कि 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी, मतलब भारत को आज़ादी मिली थी, मतलब भारत आज़ादी को पाया था। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों कि आज़ादी किसको मिली थी, भारत को क्या मिली थी, आज़ादी, और मिली थी तो मिलना, यानी भारत पाया था। तो पता चला कि ये मिलना का मतलब यहाँ पर मीट नहीं है बच्चों, मिलना का मतलब है गेट या अचीव, पाना। तो ये वर्ब हुआ। तो अब देखो यहाँ पर कौन पढ़ा, भारत मतलब भारत के लोगों को, तो भारत को आज़ादी मिली थी, अर्थात भारत आज़ादी को पाया था। तो पाया था मतलब मिला था, ये वर्ब हुआ, भारत सब्जेक्ट है और आज़ादी ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसमें देखो बच्चे कि 1947 में या 1947 को, दोनों हो सकता है, 1947 में या 1947 को, तो इससे समय का पता चलता है, इसीलिए बच्चे ये रेस्ट है। अगला वाला सेंटेंस को देखो, वो कल यहाँ आया था, तो वह आया था, तो आना ये वर्ब है, वह सब्जेक्ट है, और आया था कहाँ, यहाँ, तो यहाँ ये मूवमेंट शोइंग वर्ब, आया था तो इसीलिए वह आया था यहाँ, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब ये दूसरे तरह का ऑब्जेक्ट है, एडवर्ब ऑफ प्लेस इसको बोलते हैं, तो एडवर्ब चैप्टर में बताऊंगा, लेकिन ग्रामर इसको क्या मानता है कि ये ऑब्जेक्ट है। और कल जो देखो बच्चे, ये कल शब्द जो है, ये कल यानी यस्टरडे, इससे समय का पता चल रहा है, इसीलिए ये भी क्या हो गया, रेस्ट हो गया। आगे देखें, 5 सितंबर को वो मुझे एक गिफ्ट देना चाहता था। तो अब यहाँ पर देखो इसमें सब्जेक्ट कौन है कि वह मुझे गिफ्ट देना चाहता था, तो वह सब्जेक्ट है, क्योंकि यही देना चाहता था, काम देने का काम कौन करना चाहता था, तो वह ये सब्जेक्ट हुआ। और देना चाहता था, अभी हम लोग पिछले वीडियो को कायदे से तुम लोग ध्यान से देखे होंगे तो ये सारी बात बताई हुई है। तो देना चाहता था, 2 वर्ब आया, और इसका आखिर में ना है तो ये मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट हुआ, और ये जाकर के वर्ब हुआ। तो वह देना चाहता था किसको, तो मुझको, यानी मुझे मतलब मुझको, और किस चीज़ को, तो एक गिफ्ट को आ रहा है, तो ये भी ऑब्जेक्ट, तो ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट में फ़र्क क्या है कि मुझे मतलब कोई इंसान की तरफ इशारा है, तो इसीलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन बच्चे 5 दिसंबर को वो मुझे एक गिफ्ट देना चाहता था, तो 5 दिसंबर को इससे समय का पता चल रहा है, तो ये रेस्ट है। उम्मीद करते हैं कि सब बच्चे समझ रहे हो। इससे पहले तुम लोग कभी इस तरह की चीज़ नहीं पढ़े होगे, या कोई किताब में तो दिया हुआ है ही नहीं ये आइटम। और ये इतना आइटम है, मुझे ताज्जुब होता है कि क्यों राइटर्स ट्रांसलेशन की किताब जो लिखते हैं तो क्यों नहीं इस क्योंकि 10 यानी बिफोर टीचिंग टेंस these items must be taught to the student to develop to have good mastery over tense. Until and unless you will have good command or mastery over these very items correctly, यानी correct sentence wouldn't be spoken by you. That means what, you each and every student won't be able to communicate in English on the basis of reality or on the basis of correctness. आप शुद्ध अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। हाँ बोलेंगे, हो सकता है कि मे बी सो मेनी एरर इन योर स्पीच, लेकिन शुद्ध बोलेंगे, जो बोल दे तो दुनिया में किसी का मजाल नहीं है कि वो सेंटेंस को काट दे। तो इस तरह की बुनियाद को बनाने के लिए, फाउंडेशन को बनाने के लिए, बिफोर टीचिंग टेंस टीचर्स मस्ट टीच द स्टूडेंट दीज वेरी आइटम्स. You each and every student, if in future get an opportunity to be teachers, and suppose that especially the teacher of English, then before teaching tense to your student, you must teach them these very items. So you will be great, because you are already great, because you are teaching the same items. That means what, those students who would be taught by you in future, if you be a teacher,
तो देन दोज स्टूडेंट वुड बी ग्रेट, वुड बी इंटेलिजेंट, वुड बी स्टूडेंट ऑफ हैविंग क्लियर कट कंसेप्ट. That is why you must develop good command over these very items, very important. Now see the next sentence बच्चों. अगला वाक्य देखें कि सेंटेंस संडे को मैं तुमसे मिलना चाहता था. तो अब यहाँ गौर से देखो कि संडे को मैं तुमसे मिलना चाहता था, तो मिलने का काम कौन करना चाहता था? तो मैं, ये क्या है? सब्जेक्ट है. और मिलना चाहता था, दो वर्ब आया, मिलना और चाहना, मीट और वांट. अब देख रहे हैं कि ना है तो ये एकदम बिल्कुल क्या है? मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट, और ये क्या है? वर्ब है. तो मैं जो मिलना चाहता था किन से? तो तुमसे. यानी जब मिलते बातचीत होती, मेरी बात की कुछ असर तुम पर पड़ता, तो असर किस पर पड़ता? तुमसे, इसलिए ऑब्जेक्ट है. अब यहाँ देखो बच्चे, ये तो मैं सब्जेक्ट, तुमसे ऑब्जेक्ट, मिलना मॉडिफाइड, ये वर्ब है. लेकिन संडे को इससे समय का पता चल रहा है, इसीलिए बच्चा ये क्या है? रेस्ट है. उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे. आगे देखो बच्चे कि 1 घंटा के अंदर वो आएगी. अब देखो तो वह आएगी, तो वह सब्जेक्ट है, आएगी आना से बना है, ये वर्ब है. और 1 घंटा के भीतर, 1 घंटा के अंदर या 1 घंटा के भीतर, इससे भी तो समय का पता चल रहा है, इसीलिए बच्चा ये क्या है? रेस्ट है. अब देखो ये तो हो गया कि चलो ऑल द टाइम डिनोटिंग वर्ड्स वुड बी सपोज टू बी रेस्ट. सारा का सारा शब्द या टर्म जिससे समय का पता चलता है वो रेस्ट कहलाता है. अगर इस बात को आप जहन में रखेंगे तो आपको कभी भी दुश्वारी नहीं होगी ट्रांसलेशन बनाने में, अच्छी अंग्रेजी सीखने में. यानी थ्रू आउट योर लाइफ टाइम यू विल नॉट हैव टू फेस एनी टाइप ऑफ डिफ़िकल्टी टू लर्न और टू टीच और टू लर्न or to make translation of longer sentences. You will not have to face any difficulty. That is why you must have good command over that. और उम्मीद करते हैं कि जितनी बात मैंने कहा इससे रिलेटेड अगर समझ गए तो पहला पॉइंट यानी रेस्ट होने का पहला पॉइंट यानी पहला कंडीशन कि सेंटेंस में जितना भी वर्ड है, अब कौन सा वर्ड इसमें रेस्ट है, इसका पहला कंडीशन हुआ कि ऑल द टाइम डिनोटिंग वर्ड्स, जितना भी समय सूचक शब्द होगा वो रेस्ट कहलाएगा. ये पहला कंडीशन. दूसरा कंडीशन क्या है बच्चे कि सेंटेंस में इस्तेमाल होने के बाद वर्ड, सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. है तो सेंटेंस चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ. तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है यानी बहुत सारे वर्ड्स मिल करके सेंटेंस बनता है. तो एक सेंटेंस के अंदर में जितने वर्ड्स हैं उसमें से कौन सा वर्ड सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है, कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपको यू विल हैव टू अप्लाई योर ओन ब्रेन, आपको दिमाग लगाना होगा. तो कुछ पॉइंट है, कंडीशन है रेस्ट होने का. तो पहला ये हुआ, ये कंडीशन कि ऑल द टाइम डिनोटिंग वर्ड्स वुड बी सपोज टू बी रेस्ट. लेकिन सेकेंड कंडीशन है यानी सेकेंड पॉइंट कहो या सेकेंड कंडीशन कहो कि कैसे रेस्ट होगा. तो याद रखना बच्चे, सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं इस्तेमाल हो गया है. अब सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं वो वर्ड, अगर कोई भी वर्ड में या पर से जुड़ा हुआ शब्द भी रेस्ट कहलाता है. यानी सेंटेंस के अंदर में जितना भी वर्ड्स है, अगर उसमें से कोई भी वर्ड में या पर से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, तो समझेंगे क्या वो रेस्ट है. फॉर एग्जाम्पल देखो कि वह अंग्रेजी बोलता है. सारे बच्चे जान रहे हो कि वो क्या है जी? सब्जेक्ट. बोलता है क्या है? वर्ब. और अंग्रेजी क्या है? ऑब्जेक्ट. और इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बनाएंगे तो बोलता है तो ही, ये बच्चा ख़त्म. उसके बाद वर्ब दो, बोलना का स्पीक बोलते हैं, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए V5 का प्रयोग होगा, यानी एस लगेगा इसमें. तो ही स्पीक्स, ये बच्चा ख़त्म. अब इंग्लिश, तो ही स्पीक्स इंग्लिश, बिल्कुल वाक्य दुरुस्त हो गया. लेकिन आगे देखो बच्चे, अच्छा वो अंग्रेजी बोलता है, वो अंग्रेजी में बोलता है, लग रहा है सेम ही बात है, सेंस सेम ही है, वो अंग्रेजी बोलता है या वो अंग्रेजी में बोलता है. लेकिन बच्चे अगला वाले वाक्य को देखो कि ये वह अंग्रेजी में बोलता है, तो वह सब्जेक्ट है और बोलता है वर्ब है. और अंग्रेजी में अब देखो मैंने क्या कहा कि में या पर से कोई शब्द अगर जुड़ जाए तो अंग्रेजी इससे कनेक्टेड हो गया है में से, तो अंग्रेजी में, तो अब ये चूंकि में से जुड़ गया है, इसीलिए बच्चे अब ये क्या हो गया? रेस्ट हो गया. अब इसको अंग्रेजी में जब ट्रांसलेशन बनाएंगे तो वह अंग्रेजी में बोलता है, तो वह के लिए ही, ये ख़त्म.
और ये भी सिंपल प्रेजेंट है यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। तो वर्ब कौन है? बोलना। तो बोलना का अंग्रेजी क्या होता है? स्पीक। तो और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए भी 5 का इस्तेमाल होगा। तो ही स्पीक्स, ये बच्चा ख़त्म। अब है अंग्रेजी में, और मैं का अंग्रेजी होता है इन, तो इन इंग्लिश, ही स्पीक्स इन इंग्लिश। तो अब देखो बच्चों कि ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। आगे चल के मैं ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ाऊँगा कि जिस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तो ऐसे वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ये वर्ब है लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो उसको इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और इन इंग्लिश ये ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं है, ये रेस्ट है। मतलब हुआ कि इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है और इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है। चूँकि जो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, और जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो उसको इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, ही स्पीक्स इन इंग्लिश, वो अंग्रेजी में बोलता है। तो अब कभी कोई टेस्ट करने के लिए किसी को दे देना कि ही स्पीक्स इन इंग्लिश, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, उसका पैसिव वॉइस बनाओ। तो याद रखना बच्चे, ये वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनेगा और इसका नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? कि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि रेस्ट है। तो अब ये जानना कितनी ज़रूरी है, अब तुम ही अंदाज़ा लगाओ कि ये बनेगा ही स्पीक्स इंग्लिश, इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम, लेकिन ही स्पीक्स इन इंग्लिश, इट कैन नेवर बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस बिकॉज दिस सेंटेंस डजंट कंटेन एनी ऑब्जेक्ट, दैट इज व्हाई इट कांट बी ट्रांसफर्ड इनटू पैसिव वॉइस। तो आपको अगर पता नहीं है, अगर कोई बच्चा इसको ऑब्जेक्ट चुन लेता तो वो फिर ट्राई करता पैसिव वॉइस बनाने का, लेकिन इट कैन नेवर बी ट्रांसफर्ड इनटू पैसिव वॉइस बिकॉज in English it is supposed to be rest in English grammar, that is why it can't be transferred into passive voice। तो अब ये जानना जरूर, आप नहीं जानोगे कि कौन रेस्ट है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, फिर दिमाग लगाना चालू करोगे कि फिर क्यों नहीं बनेगा इसका पैसिव वॉइस। और नियम कहता है कि सिर्फ जिस वाक्य में ट्रांजिटिव वर्ब आता है जनरली उसी वाक्य का पैसिव वॉइस बनता है, और ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है बल्कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब को मतलब जिसके बाद ऑब्जेक्ट ना हो, जैसे इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इट कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। लेकिन इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है जिसका मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब, और चूंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है दैट इज व्हाई दिस सेंटेंस कांट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। उसी तरीके से अब एग्जांपल देखो बच्चे कि जैसे बोलेंगे कि वह पटना में रहती है। अब देखो यहाँ पे कि वह सब्जेक्ट है और रहती है वर्ब है, पटना में ये रेस्ट है। उसी तरीके से मेरी छोटी बहन उर्दू में भाषण देती है, उर्दू में भाषण दे रही है, भाषण दे रही है। अब गौर से देखना बच्चे कि मेरी छोटी बहन ये सब्जेक्ट है और दे रही है वर्ब, क्या दे रही है? भाषण, ऑब्जेक्ट किस में? उर्दू में। तो ये रेस्ट हो गया। क्यों रेस्ट हुआ? क्योंकि ये में से जुड़ा हुआ है। तो हम उम्मीद करें आप लोगों से बच्चों कि these 2 points are very clear and intelligible to all of you। और इसको याद रखना जिस तरीके से मैं, इससे ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। और इसका इम्पोर्टेंस आप अभी यहाँ पर देख लिए कि रेस्ट को जानना क्यों ज़रूरी है। इसीलिए बच्चे हमेशा याद रखना कि जहाँ पर जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा उसको पैसिव वॉइस में नहीं बदला जाएगा। और हम कैसे जानेंगे कि ये रेस्ट है या नहीं है? तो ये दोनों पॉइंट्स को याद रखेंगे आप सारे बच्चे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इसके अलावा जितने भी अभी तक वीडियोस अपलोडेड हुए हैं मैं बार बार इनफैटिकली बच्चों से कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। बस दिस ऑल द वीडियोज़ विल बी मोर देन इनफ in the process of learning English. That is why each and every student must make a note, revise again and again, and whatever sentences are being delivered or being spoken during my lecture, you must cultivate your habit
by taking the support of the same sentences, after some month or after some days you will be very intelligent and good speaker. That is why I hope that ki each and every student must be working on the advice of mine. That is why, dear student, today I am going to conclude this video. But before just concluding, personally again and again I request you student, share the videos and subscribe the videos, then after press the bell icon so that each and every latest notification may be accessible to all of you. That is why each and every student must keep on doing the same thing or following the same style whatever I am providing through this very video channel. डियर स्टूडेंट, ये बात याद रखना कि सारे बच्चे इस पॉइंट को भी याद रखो कि किस वीडियो में, यानी ये 17th यानी 17वां वीडियो है, तो 17वां वीडियो में किस बात का चर्चा किए हैं तो आपको पता रहना चाहिए। तो फिर आपको जब रिवाइज करने का मन करेगा, फिर आपको री-वॉचिंग करने का मन करेगा, तो आप जहन में रखो या फिर जो नोट्स बना रहे हो, एक क्लासमेट की शादी वाली कॉपी ले लेना है, उसमें एक तरफ से लिखना है। मैं जितना सेंटेंसेस को बोलता हूँ, वर्ड्स को लिखाता हूँ, सारे को कायदे से लिख लेना सारे बच्चे, और तुम में ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। हम सारे बच्चों के लिए दुआ करते हैं कि जिस तरह से तुम लोग कमेंट करते हो और इतना शेयर फास्ट गति से कर रहे हो, मैं दिल की गहराई से सारे बच्चों को सलाम करता हूँ और दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि हमेशा याद इस बात को याद रखा जाए कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो आपकी सपोर्ट मैं कर रहा हूँ, आप मेरी सपोर्ट कर रहे हैं। दीज आर द प्रोसेस ऑफ लीडिंग गुड लाइफ। दैट इज़ वाई टुडे, डियर स्टूडेंट, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। एंजॉय द डे, एंजॉय द टीचिंग प्रोसेस, एंजॉय इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश। नाउ आई वुड लाइक टू conclude this very video just citing or just sharing one beautiful share said by the famous poet of Bihar. The name of that poet is Shaat Azim Abadi. Such a beautiful poem, such a beautiful share. You each and every student must remember this share. That is what कि जो सच पूछो तो शाद अपने तई कुछ नहीं होता, जो सच पूछो तो शाद अपने तई कुछ नहीं होता, खुदा का देन है इंसान का मशहूर हो जाना। थैंक यू वेरी मच।